नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात एक जांबाज गार्ड की। देवास में वन विभाग का एक जांबाज गार्ड जंगल के लिए उसने अपनी जान दे दी। अपराधियों ने फॉरेस्ट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। गार्ड अपराधियों का पीछा कर रहा था, मोबाइल से वीडियो भी बनाता जा रहा था जिसमें उसकी हत्या की ये लाइव तस्वीरें कैद हो गई। जंगल में मर्डर का लाइव वीडियो। अपराधियों का पीछा कर रहा था फॉरेस्ट गार्ड। भाग रहे हो? चलती बाइक पर बना रहा था वीडियो। जांबाज गार्ड ने अपराधियों को ललकारा। तभी अपराधियों ने चला दी गोली। और इस तरह शहीद हो गया देवास का वन रक्षक मदन लाल वर्मा। अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या का ये लाइव वीडियो देवास के पुंजापुरा वन परिक्षेत्र के रतनपुर बीच का है। जहां वन विभाग के जांबाज गार्ड मदन लाल वर्मा गुरुवार को ड्यूटी पर थे। इस दौरान वो अपनी बाइक में कुछ अपराधियों का पीछा कर रहे थे, साथ ही अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड मदन लाल ने अपराधियों को रुकने के लिए भी कहा, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। के कर्मचारियों की सूचना पर अभी पुलिस थाना उदयनगर में प्रकरण दर्ज किया गया है। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ड्यूटी से नहीं लौटने पर जब गार्ड मदन लाल की सर्चिंग की गई तो उनका शव जंगल में मिला, जिसके बाद उदयनगर के स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद वन रक्षक मदन लाल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मदन लाल वर्मा उज्जैन जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र 58 साल थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के चक्र तीर्थ घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक मदन लाल वर्मा को शहीद का दर्जा दिया गया है। 15 दिन के अंदर मृतक मदन लाल के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। हमारे विभाग से इसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाएगा और इसको जो है परिवार के किसी एक सदस्य को, जो हमारे वनमंडलाधिकारी हैं, उनके निर्देश से परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और 10 लाख रुपए ये इनको शासन के नियमानुसार दी जाएगी। 10 लाख रुपए का इन्हें जो तत्काल इन्हें अनुदान देना है, तो वो अनुदान की कार्रवाई चालू हो गई है और साथ ही इनके परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का जो प्रावधान है वो भी तत्काल चालू हो गई है। अगले 15 दिनों में कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। हमें पूरी संवेदना है। मध्य प्रदेश में वन कर्मचारी हो या पुलिस, उन पर हमले की ये कोई पहली वारदात नहीं है। देवास में सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर ये बता दिया है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें कुचलने की बहुत जरूरत है। मोनीश वर्मा, IBC 24, देवास। वहीं मध्य प्रदेश में रेत माफिया भी बेकाबू है। ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर अटैक कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक टीआई घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है, साथ ही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और हथियार बरामद किए। पुलिस के बड़े अधिकारी अब रेत माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी अवैध उत्खनन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है, जवाब मांगा है। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां अवैध रेत खनन और परिवहन की सूचना पर पुरानी छावनी के टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम जलालपुर स्थित रेलवे पुल पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां रेत माफिया ने खुद को घिरता हुआ देख पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। टीआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। टीआई ने किसी तरह नाले में कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान वो घायल हो गए। चालकों ने फायरिंग करी और ट्रैक्टर से टक्कर मार के डंपर को भी हटाने का प्रयास किया और उसमें डंपर के पास खड़े टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा को भी चोट आई है और इसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।
इधर पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही 2 देसी कट्टे, 6 कारतूस और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। पुलिस अधिकारी अब रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। कुल 8 आरोपी मिले हैं और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो कि चंबल की अवैध रेत से पूरी तरह से भरी हुई हैं। और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे और 5 राउंड भी मिले हैं। एसपी साहब मुरैना से भी चर्चा हुई है, तो ये जॉइंट ऑपरेशन आगे चल के दोनों जिलों के उससे चलाया जाएगा। इधर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सीजेएम मुरैना की रिपोर्ट पर मुरैना कलेक्टर से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता से दतिया में सिपाही को गोली मारने के मामले में कोर्ट में दस्तावेज पेश करने को कहा है। दरअसल एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पुलिस और अन्य अधिकारियों पर हमले को लेकर 2018 में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में हाईकोर्ट ने खनन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को 17 सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। नतीजतन गुरुवार को दतिया में एक सिपाही पर फायरिंग की घटना सामने आई, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। महेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 2 जगहों रीवा और मुरैना से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आई। रीवा के नई गढ़ी थाना इलाके में पड़ोसी 22 साल का युवक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को समझ पुलिस टीम ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। अपनी छत पर खेलने वाली बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने दरिंदगी की। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मुरैना से सबलगढ़ में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची का शव खेत में मिलने के बाद पड़ोस के युवक को शंका के आधार पर पकड़ा। आरोपी के मेडिकल परीक्षणों, कपड़ों पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुछ दिन पहले ही दुष्कर्म की सजा काटकर वापस लौटा था। तो 2 घटनाएं हैं मुरैना और रीवा की। दुष्कर्म के मामले सामने आए, 5 साल की बच्चियां इसकी शिकार बनी। और दुखद बात यह कि इन दोनों घटनाक्रमों के बाद फिर वही सवाल बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बार बार उठे हैं। बच्ची का शव खेत में मुरैना में मिला और इसके बाद परिजन भड़क गए, नाराज हुए। तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने चक्का जाम किया। मुरैना से 80 किलोमीटर दूर सबलगढ़ थाना क्षेत्र में खिरकारी गांव में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने राम मंदिर चौराहे पर इसको लेकर विरोध जताया, चक्का जाम किया। सड़क पर बैठे परिजन आरोपी को फांसी देने और आरोपी के 4 भाइयों पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे तक परिजन सड़क पर जाम करते रहे। SDOP ने कार्रवाई का भरोसा दिया और फिर ये चक्का जाम खुला। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या करके उसके शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बंटी रजक को गांव से गिरफ्तार किया। ग्वालियर में 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना की खबर सामने आई। 14 साल की छात्रा जब स्कूल से परीक्षा देकर खेत के रास्ते अकेली घर वापस लौट रही थी, तब यह घटना घटी। आरोपी आनंद कुशवाहा छात्रा के गांव का रहने वाला है। युवक के चंगुल से छूटने के बाद छात्रा ने अपने साथ हुई घटना माता पिता को बताई। पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने माता पिता ने थाने में की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शिवपुरी के सुरवाया थाना पुलिस ने एक अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में मृतक के भतीजे, नाती और दोनों के एक दोस्त को गिरफ्तार किया। संपत्ति हड़पने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। खास बात रही, पुलिस ने मृतक के कपड़े से शव की शिनाख्त की और इसी आधार पर हत्या के आरोपियों तक पहुंची है। मृतक के कपड़े और अन्य सामान जो मृत वृद्ध से मिला था, उसे लेकर ग्राम बामौर डामरौन पहुंची और कई लोगों से इन कपड़ों की शिनाख्त कराई। लोगों ने कपड़े उनके गांव के रहने वाले श्रीपत पाल के बताए। 2 रिश्तेदार उसके परिजन हैं,
वो अपने फ़ायदे के लिए, एक को कोई ट्रैक्टर मिलने की उम्मीद थी कि इसे ट्रैक्टर मिल जाएगा और दूसरे को ज़मीन का हिस्सा चाहिए था, उसके चलते इन्होंने इस व्यक्ति को मार दिया था। इसमें एक अपने साथी का भी साथ में इन्होंने सहायता ली थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे कुल्हाड़ी जब्त हो गई है। इधर जबलपुर में एक महिला ने अपने पड़ोसी के 2 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि हाल ही में बीमारी से आरोपी महिला बबीता की बेटी की मौत हो गई और इसको लेकर आरोपी महिला को अपने पड़ोसी महिला रेशमा पर जादू टोने का शक था। इस शक में आरोपी महिला ने रेशमा की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और इसके बाद बच्ची को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के रविंद्रबाड़ा इलाके की है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के घर आना जाना करती थीं। आज में 20 दिन पहले बबीता की करीब 20 दिन पहले बच्ची जो है उसकी बीमारी से खत्म मृत्यु हुई थी, तो उसी को इसमें शक था कि शायद इसकी माँ ने टोटा किया हो, इसी में उसने इसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की। देवास में अलग अलग नाम बदलकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इज्जत लूटने और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी मुशब्बिर उर्फ कुणाल उर्फ राज को विशेष कोर्ट ने 20 साल की कैद और 13,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का साथ देने वाले युवक भोला को भी 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। आरोपी लड़कियों की आबरू लूटकर उनका अश्लील फोटो और वीडियो बनाया करता था, उनको ब्लैकमेल किया करता था और उनसे रुपए ऐंठता था। आरोपी अपना नाम बदलकर हिंदू बताते हुए हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांसता था और उसका दोस्त भोला भी उसके इस काम में मदद करता था। फिलहाल आरोपी जेल में है। आरोपी ने अपना नाम बदलकर जो है राज कुणाल नाम बताकर आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ में जो है अवैध संबंध बनाया और गलत काम किया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय ने आरोपी को 20 साल के कारावास से दंडित किया और आरोपी मुशब्बिर को 13,000 रुपये के अर्थदंड से और भोला को जो है 10,000 रुपये का दंडित किया है। भोपाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2000 से 2007 तक जो दाखिले हुए इनमें से कुछ गलत तरीके से करवाने का आरोप है। इसकी जांच भी 5 साल बाद शुरू की गई। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को पत्र लिखकर व्यापम के जरिए हुए इन दाखिलों में से कुछ पर सवाल उठाए। इस पर सीबीआई ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इसकी जांच के निर्देश दिए। पूरे 5 साल तक ये पत्र गृह विभाग के पास पड़ा रहा, जांच शुरू नहीं हुई। आखिरकार फरवरी 2020 में पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और करीब 1 साल बीतने के बाद इसमें बयान दर्ज किए जाने लगे। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एमपी नगर थाने में अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने अब जांच एसटीएफ को सौंपने की मांग की। थाना एमपी नगर को एक शिकायत प्राप्त हुई है जो आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अजय दुबे जी द्वारा तत्समय की गई होगी। उस जांच में उनके द्वारा आज कथन दिए गए हैं कि जांच वो एसटीएफ से ही कराना चाहते हैं। उन्होंने तो सीबीआई को दी थी, उनका मंतव्य सामने आ गया है। आगे एज पर लॉ उस शिकायत का डिस्पोजल किया जाए। आज मैं बयान देने आया था और मैंने ये आग्रह किया एमपी नगर पुलिस से कि इसकी जांच एसटीएफ करे जो ऑलरेडी पहले से भी जांच कर रही है और इसमें निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इसमें रसूखदार लोगों के परिवारों से एनएलआईयू में एडमिशन लिए गए थे और उसमें जो व्यापम का जो पूरा आपराधिक गिरोह था जिसने मेडिकल टेस्ट में गड़बड़ करी है, उसने इसमें भी गड़बड़ी करी है। चलिए बात करते हैं नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की मुहिम के। इंदौर में 70 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स खुलासे के बाद से लगातार पुलिस नशे के सौदागरों तक पहुंच रही है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में इस बात का खुलासा भी हुआ कि माफिया के निशाने पर कॉलेज स्टूडेंट थे। यही वजह है कि अब पुलिस इंदौर के आसपास सक्रिय छोटे बड़े माफिया के नेटवर्क का पता लगा रही। इस बात की भी संभावना है कि प्रदेश के कई जिलों में शराब माफिया भी ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। इंदौर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार पहले महाराष्ट्र तो कुछ ही समय बाद राजस्थान, फिर गुजरात और फिर तेलंगाना, हर जगह से पुलिस ने नशे के सौदागरों को धर दबोचा।
मगर अब पुलिस मध्य प्रदेश में छिपे छोटे बड़े माफिया की तलाश में है। इंदौर के साथ साथ आसपास के जिलों में सक्रिय माफिया को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। इंदौर रेंज में 8 जिले आते हैं, जिसमें खुद इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ शामिल हैं। यानी इन शहरों से नशे का बड़ा नेटवर्क सामने आने की संभावना है। बड़वानी, खरगोन और खंडवा जहां सिकलीगर सक्रिय हैं। सिकलीगर यानी जो अवैध हथियार बनाते हैं। कई बार इन जिलों से बड़ी संख्या में हथियारों के साथ सिकलीगर पकड़े गए हैं। इंदौर का धार, अलीराजपुर और झाबुआ ये एक ऐसा इलाका है जहां पर अवैध शराब के माफिया सक्रिय हैं। कई बार इन जिलों से अवैध शराब के साथ आरोपी पकड़े गए हैं। बड़वानी से सटे सेंधवा के बाद से महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू हो जाती है। यहाँ पर पड़ने वाला टोल एमपी का आखिरी टोल होता है और यहीं से अवैध स्मगलिंग का खेल भी शुरू होता है। मुख्य तौर पे जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है या ड्रग के जो बहुत सारे अलग अलग स्वरूपों में इसका अपराध सामने आया है, उसको देख करके पुलिस ने आपने देखा होगा कि न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्रवाई की है। अलग अलग कई राज्यों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में उसके जड़ पर प्रहार किया है। अवैध व्यापार करने वालों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उन्हें मुनाफा किस चीज में ज्यादा मिल रही है, फिर चाहे वो ड्रग्स हो, अवैध हथियार हो या फिर अवैध शराब। कहीं न कहीं इन जिलों में हो रहे अवैध व्यापार के कनेक्शन एक दूसरे से हो सकते हैं। यानी ड्रग्स माफिया का मुनाफे के लिए दूसरे अवैध व्यापार में लिप्त माफिया से जुड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइज क्राइम के हर चाहे मानव दुर्व्यवहार से लेकर के चाहे बहुत बड़े हथियारों से जुड़ी खेप हो, हर तरह के मामले में पुलिस ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये कार्रवाइयाँ हैं, मुख्य तौर पे जो जिस तरह के अपराधों के विरुद्ध जो मुहिम चल रहा है, लगातार इसी तरह से प्रखरता से चलता रहेगा। एक तरफ IBC 24 ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता भी नशे के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला दिवस के मौके पर अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। देश भर में नारकोटिक्स विभाग नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है। बावजूद इसके नशे के दलदल में युवा फंसे रहे। अगर नारकोटिक्स विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल 89 बड़ी कार्रवाइयों को उनके विभाग ने अंजाम दिया। 100 से ज्यादा बड़े नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब तस्कर अफीम, गांजा, हेरोइन के साथ साथ दूसरे नशे की अवैध सप्लाई जारी रखते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। हम लोगों ने विगत 2 वर्षों में 89 केसेस किए और 100 ड्रग तस्करों को पकड़ा, को गिरफ्तार किया और जेल के अंदर डाल दिया। पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान और लखनऊ पर हम लोगों की नज़र टिकी हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के चंदा मांगते वीडियो वायरल होने पर सियासत गर्मा गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रहण पर सवाल उठा रही है, उसी पार्टी के नेता नगद चंदा क्यों जुटा रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। सारंग ने कहा, हम लोग चेक के माध्यम से धन संग्रह कर रहे हैं। अब इस अभियान से सचिन यादव भी जुड़ रहे हैं तो उनका जीवन सुधरेगा। वहीं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने चंदा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम हमारी आस्था और श्रद्धा है, इसलिए राम मंदिर निर्माण के लिए सहभागिता के नाम से महाअभियान की शुरुआत उन्होंने की। निष्पादित होना चाहिए। अब उनकी भी पोल खुल गई। राम को विवादास्पद करना और राम मंदिर को विवादास्पद करना ये कांग्रेस की नीति भी है और नियत भी है। पर इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू अपने आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम सबका विश्वास भगवान राम में है, हमारी आस्था का प्रतीक भगवान राम है और इसीलिए अभी हम जो धन संग्रह करने का अभियान हमने छेड़ा है, बड़ा उत्साह के साथ जो है लोगों ने इस महाअभियान में हिस्सा लेने का काम किया है। भोपाल नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को हुई कांग्रेस की बैठक में जमकर अव्यवस्था देखने को मिली। जिला कांग्रेस दफ्तर में हुई बैठक में पार्षद पद के दावेदारों ने मंच को इस तरह घेर लिया
कि महिला नेताओं को मंच तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा ही वाकया हुआ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ साथ दूसरे बड़े नेताओं के साथ ऐसी फजीयत हुई। बैठक में तय किया गया कि टिकट वितरण से लेकर अन्य तैयारियों के लिए 10 फरवरी से विधानसभा स्तर पर बैठकें होंगी। क्या होता है, कांग्रेस समंदर है, आज भी कांग्रेस समंदर है और समंदर में व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अब तक ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। जबलपुर में कांग्रेस अब की बार किसी विधायक पर दांव लगा सकती है, जिसमें जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेसी विधायक विनय सक्सेना का नाम सबसे ऊपर है। विनय सक्सेना लगातार 4 बार पार्षद के साथ जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस संगठन अभी तक किसी नाम पर खुलासा नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस की रणनीति पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के हालिया बयान से साफ है। नगर कांग्रेस कमेटी का कहना है कि कांग्रेस इस बार ऐसे चेहरे को महापौर का टिकट देने जा रही है जो जीत की गारंटी होगा और बीजेपी को भी अपनी चुनावी रणनीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि विधायक विनय सक्सेना ने ऐसी जानकारी तक से इनकार किया। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस चाहे अपने विधायक को उतारे या किसी सांसद को, चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। महापौर बहुत अच्छा प्रत्याशी हम आपको दे रहे हैं इस बार, जो जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच से नाम निकल के आ रहे हैं, उनमें अच्छे अच्छे चेहरे हैं। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं अभी भी वो आपसे भले बात ना कर पा रही हो, परंतु उन चेहरों की चर्चाओं से ही बहुत चिंतित है। ये पार्टी तो स्वीकार कर, अभी ये प्रश्न काल्पनिक है। जिस दिन मेरे को पार्टी ऐसी कोई बात करेगी तब मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। ये सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, इसलिए कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं। इसी तरह की तकनीकी प्रक्रिया को अपना करके चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहे विधायक को चुनाव लड़ाए या किसी सांसद को अपने चुनाव लड़वा दे, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विगत वर्षों के विकास को देखते हुए यहाँ महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।